Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. Today I will start sixth video of the science and technology. As you know, I have already covered 5 videos of the science and tech. If you have not watched, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus like UPSC and the all state PC examination, and you can utilize these words or these questions in your group C examination also. And friends, I have created so many playlists regarding competitive syllabus. If you have not watched, please visit all of that will boost your confidence regarding competitive syllabus. और ये वीडियो हिंदी एंड इंग्लिश में रहेगी। 51वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। विद रेफरेंस टू द बायोफ्यूल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रधानमंत्री जीवन योजना जीवन योजना प्रधानमंत्री जीवन योजना प्रोवाइड्स वायबिलिटी गैप फंडिंग टू क्रिएट फर्स्ट जनरेशन एथेनॉल कैपेसिटी इन द कंट्री। जो प्रधानमंत्री की जीवन परियोजना है वो प्रोवाइड करती है वायबिलिटी गैप, जो गैप है मतलब कंज्यूम ज़्यादा करते हैं, कम पैदा होता है, तो इथेनॉल की कैपेसिटी में कंट्री में बढ़ावा देने के लिए है क्या। सेकंड स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड इंक्लूजन ऑफ द कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो आरबीआई ने क्या जो कंप्रेस्ड बायोगैस के प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में इंक्लूड कर लिया। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग होते हैं जिनके लिए क्या है बैंकों को कंपलसरी होता है उनके लिए लोन देना, उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बोलते हैं। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आप अपना आंसर मार्क कीजिए। अगर आप साथ के साथ अटैम्प्ट करते रहोगे तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा और एग्जामिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है फर्स्ट एंड सेकंड और डी है नाइदर वन नो टू। तो इसका सॉल्यूशन बी है। बायोफ्यूल्स आर फ्यूल्स डिराइव्ड फ्रॉम द बायोमास। बायोमास मतलब ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं सच एज प्लांट मटेरियल, एनिमल वेस्ट। प्लांट का मटेरियल है जो या एनिमल वेस्ट है। अनलाइक फॉसिल फ्यूल्स दे आर प्रोड्यूस इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक डेज, वीक्स, इवन मंथ्स। मतलब अनलाइक जैसे फॉसिल फ्यूल्स तो बहुत दिन में बने हैं क्योंकि वो अपनी पृथ्वी के नीचे लकड़ी इकट्ठी हो गई तो उसके बाद वो बहुत टाइम लग गया उनको बनने में। बाकी ये क्या है बायोमास तो दिन में, सप्ताहों में और महीने में बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं बार बार दोबारा से। और इसमें फॉसिल फ्यूल्स कुछ नहीं है जिसमें कार्बन एमिट हो। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च प्रधानमंत्री जीवन। इसका क्या मतलब है जैव ईंधन, वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण। जो वातावरण के अनुकूल है वो फसल का अवशेष जो बचा हुआ उसका निवारण करने के लिए योजना टू प्रोवाइड वायबिलिटी गैप फंडिंग टू क्रिएट 2G इथेनॉल कैपेसिटी। वहाँ पे ओनली फर्स्ट जी बोला था, ये 2G इथेनॉल देश में। 2G किसको बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द नॉन फूड क्रॉप्स। जो में फूड नहीं होता उस क्रॉप से बनते हैं, इंक्लूडिंग द वेस्ट फ्रॉम द फूड क्रॉप्स। एग्रीकल्चरल रेसिड्यू वुड चिप्स, लकड़ी के चिप्स हैं, वेस्ट कुकिंग ऑयल है। वाइल फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स आर यूज फूड क्रॉप्स जो खाने की अपनी चीज़ें होती हैं उसमें फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल्स में यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन में जैसे आपकी धान के रेसिड्यू बच गए या गेहूँ के रेसिड्यू बच गए उनसे ही फ्यूल बनाया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। Under recent initiative taken by the Ministry of Petroleum and Natural Gas under Sustainable Alternative Towards Affordable Transport, SAT-8 बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? Sustainable Alternative Towards Affordable Transportation। मतलब सस्टेनेबल हो, जो अपने लीनिएज में हमारे आगे वंश जाएंगे उनके पास हम ऐसी चीज़ छोड़ गए जैसे हमें अपने पूर्वजों से मिली है, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल। अल्टरनेटिव टूवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन का उसका अल्टरनेट निकालने के लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ नोटिफाइड इंक्लूजन ऑफ द कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कंप्रेस्ड बायोगैस है अंडर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के उसमें परमिट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद रेफरेंस टू द पेटेंट्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पेटेंट्स जो इंडिया में होते हैं उसके बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेटमेंट है ए टेक्निक फॉर द बाईपास ऑफ द हार्ट सर्जरी कैन बी पेटेंटेड। मतलब पेटेंटेड होता है जैसे अपने नाम पे आप पेटेंट करा लो, उस पर आपका अधिकार होएगा उस टेक्निक पे
फिर उसको अगर कोई टेक्निक को यूज़ करना चाहता है तो आपको लाइसेंस दिया जाएगा। अगर दूसरी कंपनी वगैरह आपकी चीज़ यूज़ करती है, पेटेंट यूज़ करती है, तरीका यूज़ करती है, तो वो उसको आपको रॉयल्टी देनी पड़ेगी। सेकंड है एन एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन दिस सोयल कैन बी पेटेंटेड। मतलब एक एंटीबायोटिक है कोई, आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोयल, सोयल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें से हमने एक बैक्टीरिया को अलग कर दिया, तो उसको क्या उसका पेटेंटेड कराया जा सकता है। थर्ड है एन इनोवेटिव कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कैन डायरेक्टली बी पेटेंटेड। जैसे कोई इनोवेटिव आइडिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपने बनाया तो क्या डायरेक्टली पेटेंटेड किया जा सकता है। डायरेक्टली वर्ड क्या है इसमें, एक्सट्रीम है, इसको हमें ध्यान से रखना है, क्योंकि आप कभी भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो नोट ओनली इनकरेक्ट, इन वर्ड का हमें ध्यान रखना है, ये बिल्कुल एक्सट्रीम है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है सेकंड और डी है थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन सी है। एंड पेटेंट इज एक्सक्लूसिव, मतलब पर्टिकुलर उसी चीज़ के लिए बना, एक्सक्लूसिवली राइट ग्रांटेड फॉर एन इन्वेंशन। तो कोई इन्वेंशन पर्टिकुलर बंदे ने किया तो उसी के लिए वो पेटेंटेड हो गया। विच इज़ ए प्रोडक्ट और प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स इन जनरल ए न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग। मतलब वो एक प्रोसेस है एक चीज़ को नए तरीके से करने का। ऑफर्स ए न्यू टेक्निकल सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो नया तरीका है तो उसको पेटेंटेड करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन पेटेंट एक्ट 1970, 1970 का पेटेंट एक्ट है, और एनी प्रोसेस फॉर द मेडिसिनल, सर्जिकल और क्यूरेटिव प्रोफिलेक्टिक डायग्नोसिस, कोई मेडिकल का काम है, सर्जिकल काम है, या क्यूरेटिव कोई चीज़ को इलाज करने के लिए है, या डायग्नोस्टिक किट है, कोई थेरेपेटिक है, कोई थेरेपी है, अनदर ट्रीटमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स और एनी प्रोसेस फॉर ए सिमिलर ट्रीटमेंट ऑफ द एनिमल्स, एनिमल्स के लिए भी सिमिलर ट्रीटमेंट, और रेंडर देम फ्री ऑफ डिजीज, रेंडर मतलब प्रदान करना होता है, फ्री ऑफ डिजीज, टू इंक्रीज देयर इकोनॉमिक वैल्यू एंड टू देयर प्रोडक्ट्स आर नॉट इन्वेंशन। या कोई अपने पशु की वैल्यू बढ़ाने के लिए कुछ उसके लिए अलग से कुछ चारा वारा डालता है तो उसको इन्वेंशन में नहीं काउंट किया जाएगा। इसमें ये 1970 के पेटेंट एक्ट में दिया गया है। या कोई दवाई वगैरह मेडिसिन क्यूरेटिव पर्पज़ के लिए यूज होती है उसको कोई पेटेंटेड नहीं होगा। सिंस ए टेक्निक फॉर बाईपास हार्ट सर्जरी कम्स अंडर दी सब कैटेगरी ऑफ दी सब सर्जिकल ट्रीटमेंट्स इट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो उसको पेटेंट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ पॉसिबल टू पेटेंट ए प्रोडक्ट originated from the natural sources in the form of the which it does not occur naturally। नेचुरली वो अकर नहीं हो रहा है, हमें मिल नहीं रहा है, बट उससे हम एक्सट्रैक्ट करें। जैसे एंटीबायोटिक आइसोलेटेड फ्रॉम द माइक्रोरिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल सैंपल इज रिगार्डिंग एज ए नोवल एंड कैन बी पेटेंटेड। मतलब अगर हमने कोई मिट्टी का सैंपल लिया, उसमें से हम एक पर्टिकुलर हम ऑर्गेनिज्म को निकाल के या एंटीबायोटिक को निकाल के उसमें से, तो उसको हम पेटेंटेड करा सकते हैं क्योंकि वो नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल नहीं है, हमने उसमें से सिलेक्ट किया है एंटीबायोटिक को, तो उसका पेटेंट हो सकता है। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इन इंडिया सॉफ्टवेयर कैन नॉट बी डायरेक्टली पेटेंटेड बट इट कैन बी ग्रांटेड ए पेटेंट इफ इट इज़ अटैच्ड विद द नोवल हार्डवेयर एंड इन्वेंशन। डायरेक्टली हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो हमने बनाए हैं उसको पेटेंट नहीं कर सकते, अगर उसको नोवल हार्डवेयर में काउंट किया जाए तो उसको इन्वेंशन को हम कैपेबल और इंडस्ट्री यूज़ के लिए कर सकते हैं, तो उसको पेटेंटेड कराया जा सकता है। तो किसी भी चीज़ को मतलब बनाने के लिए नोवल पहले उसमें कैटेगरी में होना चाहिए, तभी हम पेटेंटेड करा सकते हैं। 53rd क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द LIDAR टेक्नोलॉजी कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइडर टेक्नोलॉजी के बारे में बात की गई है। फर्स्ट स्टेटमेंट, दिस टेक्निक यूजेज लेजर डाटा, GPS डाटा और फ्लाइट पैरामीटर्स एंड एक्चुअली फोटोग्राफ टू गिव एक्यूरेट सर्वे डाटा। सेकेंड है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड हैज़ अडोप्टेड फ्रॉम द ग्राउंड सर्वे। तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने क्या इसको अडोप्ट किया हुआ ग्राउंड सर्वे से। थर्ड है, इट कंज्यूम्स मोर टाइम देन द नॉर्मल सर्वे। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड, सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन बी है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। LiDAR, light detection and ranging, is a remote sensing method that principally consists of the laser scanner or specialized GPS receiver। तो लाइट डिटेक्शन, LiDAR बोलते हैं, लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग रिमोट सेंसिंग मेथड है दैट प्रिंसिपली कंसिस्ट ऑफ द लेजर या स्कैनर और स्पेशलाइज GPS रिसीवर। दिस टेक्निक यूजेज लेजर डाटा, GPS डाटा
flight parameters and actual photograph to give accurate survey data. These are the two kinds of the LiDAR, bathymetric and topographic. दो टाइप के LiDAR के जो वर्जन होते हैं, bathymetric या topographic. Bathymetric LiDAR uses water penetrating green light to measure sea floor and river bed elevation. तो सी फ्लोर कितना एलिवेटेड है या रिवर बेड कितना एलिवेशन है, तो इसको बाथ से आप याद रखते हैं, पानी से आप नहाते हैं तो बाथ मैट्रिक का पानी में गहराई मापने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं. ओनली टोपोग्राफिक लाइडर टिपिकली यूज ए नियर इंफ्रारेड लेजर टू मैप लैंड को मेजर करने के लिए रहते हैं. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. लाइडर सर्वे ऑफ द दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर. दिल्ली से जो वाराणसी बनारस जो ट्रेन जाती है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बाय द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड स्टार्टेड यूजिंग द एरियल लाइडर. तो हवा के द्वारा सर्वे किया गया है. इमेजनरी सेंसर्स टू कैप्चर द डाटा रिलेटेड टू द ग्राउंड सर्वे. तो उसका सर्वे के लिए यूज के लिए लाइडर यूज किया गया है. थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड इज अडोप्टिंग लाइडर टेक्नोलॉजी विच प्रोवाइड्स ऑल द ग्राउंड डिटेल्स एंड डाटा इन 3-4 months. whereas this normal survey would take 10 to 12 months. अगर लाइडर का यूज़ करें तो 3 से 4 मंथ में सर्वे हो जाएगा, और अगर नॉर्मल फिजिकली करें तो 10 से 12 मंथ लग सकते हैं. हैंस इट कंज्यूम्स लेस टाइम द कन्वेंशनल सर्वे मेथड. कम टाइम लगता है इस तरह से सर्वे करने में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 54th क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू द कल्चरल मीट. कल्चरल मीट के बारे में बात की गई है. फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज़ ए लैब प्रोसेस मीट टू रिड्यूस हार्मफुल जम्स एंड एंटीबायोटिक. क्या ये लैब प्रोसेस मीट है रिड्यूस करने के लिए हार्मफुल जम्स हैं या एंटीबायोटिक्स हैं. सेकेंड है, इट यूजेज इन विट्रो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी. ये यूज करता है इन विट्रो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी. थर्ड है, इट इज़ ग्रोन यूजिंग प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग एनिमल डिराइव्ड मीट्स. तो क्या ये प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज करता है एनिमल डिराइव्ड मीट्स की बजाय. कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए. ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकेंड एंड थर्ड ओनली, सी है फर्स्ट एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड. तो इसका सॉल्यूशन बी है. कल्चरल मीट है जो मीट प्रोड्यूस बाय द इन विट्रो सेल्स कल्चर ऑफ एनिमल सेल. आपने एक टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने पहले क्वेश्चन में भी कवर किया हुआ है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. जैसे क्या होता है, मान लो स्पर्म लेडीज़ का लिया और ओम स्पर्म जेंट्स का लिया, ओम लेडीज़ का लिया, और किसी और के गर्भाशय में उसको बच्चा पैदा किया जाता है, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. वैसे ही कल्चरल मीट क्या है, ये मीट प्रोड्यूस्ड है, मीट प्रोड्यूस हुआ बाय इन विट्रो सेल कल्चर ऑफ द एनिमल सेल. तो एनिमल के सेल्स लिए और उनसे कल्चर करके एक मीट बना दिया. प्रोसेस मीट नहीं होता ये कल्चर्ड मीट होता है. इंस्टेड ऑफ द फॉर्म स्लॉटर, मतलब कसाई खाने से नहीं लिया जाता. सेलुलर एग्रीकल्चर, तो सेलुलर एग्रीकल्चर का एक ये उदाहरण है. फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. इट इज़ ए लैब ग्रोन मीट थ्रू द टिश्यू कल्चर, नॉट ए प्रोसेस मीट. प्रोसेस मीट नहीं होता है, लैब ग्रोन मीट होता है टिश्यू कल्चर का. तो ये बोलते हैं आदमी की है अभी वेज चिकन आने लगा तो वो इसीलिए है, ये ऐसे बोलते हैं, लैब जनरेटेड है टिश्यू कल्चर का. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है. इट यूज इन विट्रो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी. तो टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी यूज होती है इसमें. थर्ड है, कल्चर्ड मीट इज ग्रोन यूजिंग प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट इंस्टेड ऑफ द एनिमल डिराइव्ड मीट. मतलब प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं इसमें, कल्चर्ड मीट बोलते हैं इसको, और ये लैब में बनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 55th क्वेश्चन. इट इज़ एन इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल्स ऑफ द रामकृष्ण मिशन फाउंडेड इन 1896 इन मद्रास. इंग्लिश का जर्नल एक मतलब जर्नल है जो बुक्स लगा लो न्यूज़पेपर की तरह ही पत्रिका. तो 1896 में मद्रास में ये इसका रामकृष्ण मिशन के द्वारा फाउंड किया गया. एट द बिहेस्ट ऑफ द स्वामी विवेकानंद के अधिकार पे, बिहेस्ट पे, कमांड में. इट इज़ द लॉन्गेस्ट रनिंग मंथली इंग्लिश मैगजीन इन द कंट्री. ये सबसे ज़्यादा चलने वाली मंथली मैगजीन है. क्या? इट इज़ कैरीज आर्टिकल्स ऑन द सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ कंप्राइजिंग हिस्टोरिकल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल साइंस थीम्स. ये थीम्स होती हैं इसमें. मैगजीन रिसेंटली सेलिब्रेटेड 25th एनिवर्सरी.
इस पैसेज में कौन सी मैगजीन का नाम लिया गया है, तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है यंग इंडिया का बोला गया है, बी है वेदांता केसरी बोला गया है, सी है प्रबुद्ध भारत बोला गया है, डी है उद्बोधन। तो कौन सा आंसर ठीक है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन सी है। यंग इंडिया के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये हमने सारी मैगजीन्स के बारे में जानना है। यंग इंडिया आपको पता है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने लिखी थी, 1919 से 31 तक ये चली थी। वीकली वीक में जर्नल आता था, इंग्लिश में पब्लिश होती थी। तो वन लाइनर बहुत सारे क्वेश्चन बन चुके हैं इसमें से। सेकंड है वेदांता केसरी, इज ए कल्चरल एंड स्पिरिचुअल मैगजीन। तो आगे आएगा तो वेदांता केसरी। तो केसरी आप हिंदी में वर्ड में गानों में सुनते होगे, तो केसरी से याद लगा सकते हो कि ये स्पिरिचुअल चीज़ों के लिए है। पब्लिश बाय द रामकृष्ण मिशन। इट वाज स्टार्टेड इन 1914। इट वाज स्टार्टेड बाय द रामकृष्ण मिशन मठ, चेन्नई में था, नोट बाय द स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्टार्ट नहीं की गई थी, इसलिए ये इनकरेक्ट है। ए प्रिकॉशन ऑफ द वेदांता केसरी ब्रह्मा विदिन स्टार्टेड इन 1895 विच वाज डिसकंटिन्यूड इन 1914। तो वेदांता केसरी के पहले ब्रह्मा विदिन ये जर्नल का नाम है, जो 1895 में स्टार्ट हुई थी, 1914 में बंद हो गई थी। उसके बाद वेदांता केसरी आई थी। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। प्रबुद्ध भारत इज एन इंग्लिश लैंग्वेज मंथली जर्नल, मंथली है ये। रामकृष्ण मिशन फाउंडेड 1896 में मद्रास में एट द बिहेस्ट ऑफ द स्वामी विवेकानंद। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। उद्बोधन इज ए बंगाली मंथली जर्नल स्टार्टेड बाय द स्वामी विवेकानंद इन जनवरी 1899 अंडर द रामकृष्ण मिशन। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसको 1899 में चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 56। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी एंड ओशियन इज हीटेड बाय द सन। जो सरफेस वाटर गर्म हो जाता है। सेकंड है द वाटर इन द डीपर सेक्शन इज रिलेटिव कोल्ड, अंदर ठंडा रहता है। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी। जो एनर्जी है, मान लो टेम्परेचर डिफरेंस है, उसको एनर्जी को क्या बोलते हैं। इन द कंटेक्स्ट विच ऑफ द बेस्ट अप्लाइड पैसेज। तो नीचे दिए गए में से करेक्ट आंसर बताओ। ए है क्या, टाइडल वेव एनर्जी जनरेशन होता है, टाइडल जो वेव होती है। सेकंड है ओशियन थर्मल एनर्जी जनरेशन होता है। सी है जियो थर्मल एनर्जी जनरेशन होता है। डी है वेव एनर्जी जनरेशन होता है। कौन सा आंसर करेक्ट है, इसका बी आंसर करेक्ट है। ए है टाइडल एनर्जी इज रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड बाय द नेचुरल राइज एंड फॉल ऑफ द ओशियन टाइड्स एंड करंट। ये आपको पता है कि ज्वार भाटा बोलते हैं उसको। सम ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इंक्लूड टर्बाइंस एंड पेडल्स भी यूज होते हैं टेक्नोलॉजी में। बी स्टेटमेंट करेक्ट है। वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी ओशियन इज हीटेड बाय द सन एंड द वाइल द वाटर इन द सेक्शन एंड डीपर सेक्शन इज रिलेटेड कोल्ड। द डिफरेंस इन द टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू obtain एनर्जी इन ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन प्लांट्स। थर्मल एनर्जी को यूज किया जाता है। दे आर आइदर क्लोज साइकिल यूजिंग ए सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड सच एज अमोनिया। क्लोज साइकिल मतलब सेकेंडरी वर्किंग फ्लूइड भी यूज कर सकते हैं अमोनिया की तरह। या ओपन साइकिल है, एम्प्लॉयज वाटर वेपर एंड द वर्किंग फ्लूइड। तो वाटर वेपर को ओपन साइकिल बोलते हैं। अगर अलग से लिक्विड यूज करते हैं तो अमोनिया, तो उसको क्लोज साइकिल बोलते हैं। सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट डिराइव्ड विद इन द सब सरफेस ऑफ द अर्थ। तो जो सरफेस की जियो मीन अर्थ होता है, जियो मीन्स अर्थ होता है, तो अर्थ की जो लेयर्स हैं या सब सरफेस में हीट टेम्परेचर डिफरेंस होता है, उसी को जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। वाटर एंड स्ट्रीम कैरी जियोथर्मल एनर्जी टू अर्थ सरफेस। हाउएवर फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन हाई और मीडियम टेम्परेचर रिसोर्सेज आर नीडेड विच आर यूजुअली लोकेटेड क्लोज टू दी टेक्टोनिक एक्टिव रीजन्स। डी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। वेव एनर्जी और वेव पावर इज द ट्रांसपोर्ट एंड कैप्चर ऑफ एनर्जी बाय ओशियन सरफेस वेव। वेव एनर्जी बोलते हैं वेव से जो कैच होती है। द एनर्जी कैप्चर्ड इन दैट यूज फॉर द ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ द यूजफुल वर्क इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, वाटर डिसैलिनेशन और पंपिंग ऑफ द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में बात करते हैं। जैसे ये हमने पहले ही पढ़ा है, कल्चर मीट के बारे में अभी पहले क्वेश्चन में पढ़ा था। कल्चरल मीट क्या होता है, वही प्लांट टिश्यू कल्चर, वही ऐसा ही एक क्वेश्चन है ये। जैसे तो इसमें बोला गया फर्स्ट स्टेटमेंट, होल प्लांट्स कैन बी रीजनरेटेड फ्रॉम द प्लांट सेल्स। तो प्लांट सेल से
पूरा प्लांट क्या प्लांट सेल से बनाया जा सकता है? जेनेटिकली मॉडिफाइड से। सेकेंड है टिश्यू कल्चर कैन अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ द मल्टीपल यूनिफॉर्म प्लांट्स विदाउट सीड और पोलिनेशन। क्या टिश्यू कल्चर से हम बहुत सारे मल्टीपल प्लांट्स बना सकते हैं एक जैसे विदाउट पोलिनेशन, परागकण के बिना और बीज के बिना? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है सेकंड ओनली, सी है दोनों ठीक हैं और डी है दोनों गलत हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है, दोनों ठीक है इसमें। द टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ द टेक्निक यूज टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स। तो एक टेक्निक मैंने पहले भी डिस्कस किया कि लैब में मीट प्लांट के टिश्यू कल्चर से ही प्रोड्यूस किया जाता है, आजकल उसको वेज मीट बोलते हैं। तो टिश्यू कल्चर इज ए कलेक्शन ऑफ द टेक्निक है कलेक्शन का, यूज टू मेंटेन और ग्रो प्लांट सेल्स टिश्यू और ऑर्गन्स अंडर द कंट्रोल कंडीशन ऑन ए न्यूट्रिएंट कल्चर मीडियम नोन एज द नॉन कंजम्पशन। तो एक कंडीशन भी कंट्रोल करी जाती है और इसमें टिश्यू कल्चर से एक प्लांट बना दिया जाता है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। द टिश्यू कल्चर इन्वॉल्व्स ग्रोइंग न्यू प्लांट्स इन द कंट्रोल एनवायरनमेंट। देयर मे बी प्लांट रीजनरेटेड फ्रॉम द प्लांट सेल्स दैट वी हैव जेनेटिकली altered or the small tissue pieces from the plant of the interest are encouraged to grow and ultimately develop into the whole plant। तो whole plant भी बनाया जा सकता है। तो कोई छोटा सा टिश्यू ले लेते हैं, मान लो पेड़ का, उससे पेड़ का टिश्यू लेने के बाद उसको प्रोसेस किया जाता है लिमिटेड कंडीशन में, एनवायरनमेंट में उसको ही ग्रो किया जाता है और उससे बहुत सारे पेड़ बनाए जा सकते हैं एक जैसे विदाउट पोलिनेशन और सीड्स। यही सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये काम इसलिए किए जाते हैं क्योंकि पैथोजन और आगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई बीमारी नहीं आए उन पेड़ पौधों में, इसलिए टिश्यू कल्चर बोलते हैं, से पेड़ बनाते हैं। विद रिस्पेक्ट टू द PM वानी स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। PM वानी स्कीम क्या है, इसके बारे में स्टेटमेंट देखे हैं। इट एम्स टू एक्सेलरेट द प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस थ्रू द पब्लिक वाईफाई नेटवर्क। क्या इसका एम है कि ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस है वाईफाई, पब्लिक वाईफाई नेटवर्क्स के द्वारा। सेकेंड है देयर शैल बी नो लाइसेंस फीस प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट अंडर द स्कीम। क्या इस स्कीम के अंदर कोई भी लाइसेंस नहीं लगेगा ब्रॉडबैंड सर्विस प्रोवाइड करने का। थर्ड है द ऐप प्रोवाइडर विल हैव टू गेट देमसेल्व्स रजिस्टर्ड थ्रू द सरल संचार पोर्टल। क्या उनको रजिस्टर करना पड़ेगा सरल संचार पोर्टल पे? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है फर्स्ट एंड थर्ड, सी है सेकंड एंड थर्ड और डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो इसका सॉल्यूशन डी है। जो प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस, जो PM वानी की फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस इज नोन एज PM वानी। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। यूनियन कैबिनेट हैज़ डिक्लेयर सेटिंग ऑफ ए पब्लिक वाईफाई नेटवर्क बाय दिस पब्लिक डाटा ऑफिस एग्रीगेटर्स। मतलब PDOs बोलते हैं इसको, पब्लिक डाटा ऑफिस, पब्लिक डाटा जो ऑफिस है एग्रीगेटर, टू प्रोवाइड पब्लिक वाईफाई सर्विस थ्रू दी पब्लिक डाटा ऑफिसेस। एक्सेलरेट प्रोलिफरेशन ऑफ दी ब्रॉडबैंड इंटरनेट, मतलब इंटरनेट सर्विस को फैलाने के लिए PM वानी स्कीम आई। सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर शैल बी नो लाइसेंस फीस प्रोवाइडिंग ब्रॉडबैंड इंटरनेट अंडर दी PM वानी स्कीम। तो इस PM वानी की स्कीम के अंतर्गत कोई लाइसेंस फीस नहीं लगती है। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऐप प्रोवाइडर्स विल डेवलप एन ऐप टू रजिस्टर यूजर्स एंड डिस्कवर वानी कंप्लाइंट Wi-Fi hotspot in the nearby area display the same within the app for accessing the internet services. While no registration would be required for the PDOs or app provider will have to get themselves registered through the सरल संचार पोर्टल। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस हैं उनके थ्रू उसको अपना रजिस्टर करना पड़ेगा, उनको सरल संचार पोर्टल पर रजिस्टर करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। With reference to the MANO Human Atlas Initiative, consider the following statement. First है it is a unified database of the all molecular tissues in the human body। क्या ये यूनिफाइड डाटा है ह्यूमन बॉडी में पूरा टिश्यूज़ का। सेकंड है इट इज़ कम्प्लीटली फंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फंड किया जाता है क्या। थर्ड है द ह्यूमन सेल एटलास प्रोजेक्ट इज ए सिमिलर कोलेबरेटिव एफर्ट दी वर्ल्ड लेवल। क्या जो ह्यूमन सेल्स एटलास है क्या सिमिलर है कोलेबरेटिव एफर्ट वर्ल्ड लेवल पे भी है क्या ये? कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट एंड सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है फर्स्ट एंड थर्ड और डी है तीनों ठीक हैं। तो इसका सॉल्यूशन सी है।
ए ह्यूमन एटलास इनिशिएटिव नेम मानव, जो ह्यूमन एटलास है पूरे आदमी का एटलास, एक मानचित्र बना दिया, उसका इनिशिएटिव है, मानव नाम है इसका, हैज़ बिन लॉन्च डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड परसिस्टेंट सिस्टम, ये बायोटेक्निक कंपनी, मतलब एक प्राइवेट कंपनी है, परसिस्टेंट सिस्टम नाम है जिसका, या डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा ये मानव नाम का जो ह्यूमन एटलास के लिए प्रोजेक्ट आया है। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। इट इज़ ए यूनिफाइड डाटाबेस ऑफ ऑल मोलिकुलर टीसीज, जितने भी मोलिकुलर टिश्यूज होते हैं नेटवर्क इन द ह्यूमन बॉडी टू डिराइव ए होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द वर्किंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी कैसे काम करता है उसका डाटाबेस है ये। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। मानव इज ए सिटीजन साइंस इनिशिएटिव टू बिल्ड ह्यूमन एटलास, तो सिटीजन साइंस इनिशिएटिव है ह्यूमन एटलास बनाने के लिए। इन दिस देयर इज ए पब्लिक प्राइवेट वेंचर इन विच, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, परसिस्टेंट सिस्टम जो प्राइवेट कंपनी है, 13 करोड़ और 7 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे दोनों ही कंपनी, तो ये ह्यूमन टू बिल्ड ह्यूमन एटलास बनाएंगे। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। देयर इज सिमिलर ह्यूमन सेल एटलास प्रोजेक्ट लॉन्च इन 2016, उस ऐसे ही ह्यूमन सेल एटलास प्रोजेक्ट 2016 में आया था, विच इज ए कोलैबोरेटिव एफर्ट बिटवीन द वर्ल्ड लीडिंग scientists to generate data pertaining to the cellular and molecular activities of the various cell types in the body in the both in normal and disease states using techniques such as single cell genomics। तो इसमें सिंगल सेल जीनोमिक्स टेक्निक यूज होती है। ये बॉडी का डाटा तैयार किया जाएगा कि मोलिकुलर और बायोलुकर मानव का एटलस बनाया जाएगा, कैसे बॉडी काम करती है। 60th क्वेश्चन देखते हैं। Recently, for the first time, economical physical concentration of the vanadium has been found in which of the following statements state of the India। तो वेनेडियम जो है कौन से जगह में ज़्यादा कंसंट्रेशन में पाया जाता है, अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है आंध्र प्रदेश, बी है अरुणाचल प्रदेश, सी है हिमाचल और डी है मध्य प्रदेश। तो इसका सॉल्यूशन बी है। रिसेंटली फॉर द फर्स्ट टाइम इकोनॉमिकली फिजिबल कंसंट्रेशन ऑफ द वेनेडियम metal है vanadium have been found in the Dipo and Tamang of the Arunachal Pradesh, AP में पाया। World's largest deposits of the vanadium are found in China. It is used in the steel vanadium redox batteries। ये और ये आपका हिंदी में आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That is all for today. I will come tomorrow with more questions. Okay friends, bye. Thanks for watching.